cuties, welcome back to Vidyarthi. I am Akansha, your English teacher. Today we are going to start class 8 unit 2 value and disposition, that means मूल्य और स्वभाव। इस यूनिट से हम पढ़ने वाले हैं इसका पहला चैप्टर, जो कि क्या है, अ टेल ऑफ वैलर। मेजर सोमनाथ की ये एक रियल लाइफ बैटल वाली स्टोरी कहानी होने वाली है, यानी कि एक रियल स्टोरी है जो आप पढ़ने वाले हो, सीखने समझने वाले हो, इससे भी आपको लेसन्स मिलेंगे। तो आइए जानते हैं। तो भाई ये जो मेजर हैं सोमनाथ शर्मा, इनकी रियल लाइफ स्टोरी क्या है। इन्होंने खूब ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई थी एट द टाइम ऑफ बैटल, जो कि जम्मू और कश्मीर में इनका ग्रुप जो है, इनका ट्रूप जो है, वो एनिमी के ट्रूप से बहुत ज़्यादा छोटा था। एकदम से इनके ऊपर वार हो जाता है, फिर भी ये फाइट करते रहते हैं, सोल्जर्स को अपने लड़ने के लिए बोलते रहते हैं। इनको चोट भी लग जाती है, इंजरी भी हो जाती है, स्टिल ये लड़ते रहते हैं एंड एंड में वो अपनी जान भी गंवा देते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन स्टिल बैटल इन्होंने ही जीता था यहाँ पर। तो इसीलिए इनको ट्रिब्यूट दिया जाता है और इनको अभी भी खूब याद किया जाता है। सो ये स्टोरी जो है, इसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि भाई क्या हुआ था और कैसे इन्होंने किया, कैसे ब्रेवरी दिखाई, कैसे लड़ा। तो इसी के साथ अगर आपको और भी परेशानियां पढ़ाई लिखाई में आती हैं तो करना क्या है भाई, www.evidyarthi.in पे जाना है, डाउनलोड कर लेना है, फ्री में अवेलेबल है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसी के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ये स्टोरी, ये टेल, इनकी सोमनाथ जी की रियल कहानी। नमस्ते बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो हिम्मत और बहादुरी से भरी हुई है। ये कहानी है अ टेल ऑफ वैलर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगम। चलिए शुरू करते हैं। ये जो लाइंस है ना, ये सिर्फ एक गाने के बोल नहीं है। ये उस भावना, उस जज्बे को बताती हैं जिसमें इंसान अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। और आज हम जिस हीरो की कहानी सुनने जा रहे हैं, उन्होंने इन शब्दों को जिया था। तो सबसे पहले हम इस सेक्शन में जानते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा कौन थे और उनकी लेगेसी यानी उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। ये उनको एक ट्रिब्यूट है, यानी एक श्रद्धांजलि। और देखिए, यहाँ एक शब्द यूज किया गया है, वैलियंट। वैलियंट का मतलब होता है बहादुर, निडर, शूरवीर। तो ये कहानी उन जैसे हिम्मत वाले इंसान के लिए एक सलाम है। पता है, वो भारत के सबसे पहले रेसिपिएंट थे परमवीर चक्र के। रेसिपिएंट मतलब जिसे ये सम्मान सबसे पहले मिला। परमवीर चक्र हमारी सेना का सबसे बड़ा बहादुरी का पुरस्कार है, और इसलिए उनका नाम जैसा यहाँ लिखा है, एच्ड इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब है इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिख दिया गया है। उनकी बहादुरी और उनका बलिदान यानी सैक्रिफाइस आने वाली जनरेशंस के लिए, यानी पीढ़ियों के लिए एक बीकन ऑफ इंस्पिरेशन है। कितना सुंदर फ्रेज है, बीकन ऑफ इंस्पिरेशन। इसका मतलब है प्रेरणा की एक रोशनी जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है। और उनकी याद को, उनकी मेमोरी को हमेशा जिंदा रखा जाता है। आपको उनका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर मिलेगा। उनके लिए सोल स्टीयरिंग यानी दिल को छू लेने वाले देशभक्ति के गीत लिखे गए हैं। किताबों में उनकी बहादुरी के किस्से हैं, और आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे सेलिब्रेशंस में भी उन्हें याद किया जाता है। अच्छा, अब उनके बलिदान को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1947 में। उस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा था, चलिए देखते हैं। द प्लॉट टू सीज कश्मीर, यानी कश्मीर पर कब्जा करने की साजिश। तो देखिए, उस वक्त हालात क्या थे। एक तरफ था मिशन, श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाना, और इस मिशन पर थे सिर्फ 90 बहादुर सैनिक। और दूसरी तरफ था थ्रेट यानी खतरा, लगभग 500 इन्फिल्ट्रेटर्स की एक गुरिल्ला फोर्स। इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब घुसपैठिए, और इन्हें पाकिस्तान ने ट्रेन किया था और सपोर्ट किया था। सोचो, 90 सैनिक 500 दुश्मनों के सामने। तो ये सब हुआ कैसे, चलो इस टाइमलाइन को देखते हैं। अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग शुरू किया कश्मीर को हड़पने के लिए। 22 अक्टूबर को घुसपैठियों ने एग्रीमेंट तोड़कर कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके जवाब में 26 अक्टूबर को कश्मीर ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर इंडिया का हिस्सा बन गया, और ठीक अगले ही दिन 27 अक्टूबर को इंडियन ट्रूप्स को कश्मीर के बॉर्डर्स की रक्षा के लिए भेजा गया। उन घुसपैठियों का प्लान क्या था? उनका प्लान 4 स्टेप्स का था। पहला, लगभग 1000 हमलावरों को ट्रेन करना जिन्हें पहाड़ी रास्तों की पूरी जानकारी हो। दूसरा, कश्मीर में घुसकर श्रीनगर एयरपोर्ट जैसी जरूरी जगहों पर कब्जा करना। तीसरा, कश्मीर के अंदर एक रिवोल्ट यानी विद्रोह भड़काना ताकि वहां की सरकार गिर जाए। और चौथा और आखिरी स्टेप, पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेना। और इस मुश्किल सिचुएशन के बीच एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, मेजर सोमनाथ शर्मा। इस सेक्शन में हम उनके कैरेक्टर और उनकी अनवेवरिंग ड्यूटी के बारे में जानेंगे। अनवेवरिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल ना हिले, एकदम अटल। तो 31 अक्टूबर को 4th कुमाऊन रेजिमेंट की डी कंपनी, जिसके कमांडर थे मेजर सोमनाथ शर्मा, उन्हें हवाई जहाज से सीधा श्रीनगर भेजा गया। उन्हें फ्लोन इन किया गया क्योंकि जमीन के रास्ते आना खतरनाक था। और अब ये बात सुनो जो उनके बारे में सब कुछ बता देती है। उनके उल्टे हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, उन्हें चोट लगी थी। फिर भी उन्होंने जिद की, इंसिस्ट किया कि वो अपनी कंपनी के साथ लड़ाई में यानी कॉम्बैट में जरूर जाएंगे। और उन्होंने क्या कहा था, सुनो। उन्होंने कहा, मैं अपने आदमियों को किसी से भी बेहतर जानता हूं, और अगर वो एक्शन में जा रहे हैं तो वो मेरे बिना नहीं जाएंगे। ये लाइन उनकी लीडरशिप और अपने सैनिकों के लिए उनके प्यार को दिखाती है। और ये सारी बातें हमें उस एक दिन की तरफ ले जाती हैं जो इतिहास में अमर हो गया। जगह थी बडगाम और लड़ाई थी द बैटल ऑफ बडगाम। बडगांव गांव श्रीनगर एयरपोर्ट के बहुत पास था, इसलिए वो जगह बहुत जरूरी थी।
तारीख थी 3 नवंबर 1947। कई कंपनीज को पेट्रोल पर भेजा गया, पर पूरा दिन घाटी में एक अजीब सी शांति थी। यहाँ लिखा है ईरली साइलेंट। इसका मतलब होता है एक ऐसी खामोशी जो डरा दे, जो किसी तूफान के आने का संकेत हो। दोपहर में सभी कंपनीज को एक एक करके वापस आने का ऑर्डर मिला और मेजर शर्मा की कंपनी, जिसमें 90 सैनिक थे, उन्हें सबसे आखिर में वापस आना था। और जैसे ही दुश्मन ने देखा कि अब वहां इंडियन सोल्जर्स का बस एक छोटा सा ग्रुप बचा है, उन्होंने हमला कर दिया। वो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और इसी पल वो लड़ाई शुरू हुई जिसमें एक नया इतिहास लिखा गया। ये कहानी है करेज अगेंस्ट ऑल ऑड्स की, यानी हर मुश्किल के खिलाफ हिम्मत दिखाने की। जरा इन नंबर्स को देखिए, क्योंकि ये नंबर्स ही पूरी कहानी बता देते हैं। इंडियन सोल्जर्स सिर्फ 90 और पाकिस्तानी हमलावर लगभग 500। ये लड़ाई शुरू से ही बराबर की नहीं थी। इसको अगर आसान शब्दों में समझें तो रेशियो था 7-1, यानी हर एक हिंदुस्तानी सैनिक के सामने लगभग 7 दुश्मन थे। ये जीतना लगभग नामुमकिन था। इतनी कम संख्या में होने के बावजूद और डेविस्टेटिंग फायर यानी भयंकर गोलीबारी का सामना करते हुए भी मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथी स्टूड रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है मजबूती से डटे रहे, हिले नहीं। लड़ाई के बीच में मेजर शर्मा ने ऐसी बहादुरी दिखाई जिसकी कोई मिसाल नहीं। वो निडर होकर गोलियों के बीच एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते रहे, अपने सैनिकों को आदेश दे रहे थे, हवाई जहाजों को गाइड कर रहे थे और अपने एक हाथ से गनर्स के लिए मैगजीन्स भर रहे थे और लगातार अपने आदमियों को टेनेसिटी और वैलर से लड़ने के लिए कह रहे थे। टेनेसिटी मतलब जिद, हार ना मानने की भावना, और वैलर मतलब वीरता। उस दिन मेजर शर्मा और उनके कई साथी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट को और शायद पूरे कश्मीर को बचा लिया। बच्चों, स्क्रीन पर जो आप ये लाइंस पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये मेजर सोमनाथ शर्मा के आखिरी शब्द थे। जब मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब उन्होंने ये कहा था, आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और मैं अपने आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। सोचकर देखिए क्या गजब का जज्बा और हिम्मत होगी उनमें उस वक्त। तो चलिए हम सब टाइम में पीछे चलते हैं, उस दिन, उस जगह जिसने मेजर शर्मा को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जगह थी बदगाम, कश्मीर में, और तारीख थी 3 नवंबर 1947। यही वो दिन था जहां उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ, जिसे हम द बैटल ऑफ बदगाम के नाम से जानते हैं। लड़ाई शुरू हो चुकी थी और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मेजर शर्मा की कंपनी, जिसका नाम था डी कंपनी, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। उनके पास एम्यूनिशन खत्म हो रहा था। बच्चों, एम्यूनिशन का मतलब होता है गोली बारूद, जो लड़ाई के लिए सबसे जरूरी चीज है। जरा इमेजिन कीजिए, चारों तरफ से दुश्मन गोलियां चला रहे हैं और आपके पास गोलियां ही खत्म हो रही हैं। कितनी मुश्किल सिचुएशन होगी वो। जब उन्होंने अपने सीनियर्स को, यानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को, इस सिचुएशन के बारे में बताया, तो वहां से ऑर्डर आया पुल बैक। उनसे कहा गया कि वो अपनी पोजीशन छोड़कर पीछे एक सेफ जगह पर आ जाएं, क्योंकि उनके ऑफिसर्स उनकी और उनके सोल्जर्स की जान बचाना चाहते थे। लेकिन मेजर शर्मा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जानते थे कि अगर वो पीछे हट गए तो दुश्मन सीधा श्रीनगर शहर में घुस जाएगा और सब तबाह कर देगा। उन्हें उस सिचुएशन की ग्रेविटी का पूरा एहसास था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड है ग्रेविटी। इसका मतलब फिजिक्स वाला ग्रेविटी नहीं, इसका मतलब है सिचुएशन की गंभीरता, उसकी सीरियसनेस। और मेजर शर्मा उस पल की ग्रेविटी को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। और तब उन्होंने वो जवाब दिया। उन्होंने अपनी आखिरी मैसेज की शुरुआत इन शब्दों से की, द एनिमी इज ओनली 50 यार्ड्स फ्रॉम अस, यानी दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। बच्चों, 50 गज पता है कितना होता है? आपके स्कूल के प्लेग्राउंड से भी कम दूरी। इतने पास आ गया था दुश्मन, मौत सामने खड़ी थी। और ये था उनका पूरा आखिरी मैसेज। उन्होंने कहा, वी आर हेविली आउटनंबर्ड, मतलब दुश्मन हमसे गिनती में बहुत बहुत ज्यादा है। वी आर अंडर डेविस्टेटिंग फायर। यहाँ डेविस्टेटिंग वर्ड का मतलब है तबाह कर देने वाली, सब कुछ बर्बाद कर देने वाली। उन पर ऐसी भयानक फायरिंग हो रही थी। और फिर उन्होंने वो लाइन्स कहीं जो इतिहास बन गई, आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच, आई विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। ये मैसेज भेजने के ठीक बाद जो हुआ, उसे ही कहते हैं ए हीरोज सैक्रिफाइस, एक वीर का वो बलिदान जिसमें उन्होंने देश के लिए सबसे अनमोल चीज, अपनी जिंदगी दे दी। अपने आखिरी मैसेज के कुछ ही मिनट बाद मेजर शर्मा एक ट्रेंच में थे। ट्रेंच मतलब जमीन में खोदा गया एक गड्ढा जहां से सिपाही छिप कर लड़ते हैं, और वहां वो क्राउच्ड थे, यानी घुटने मोड़कर झुककर बैठे थे। और सोचिए क्या कर रहे थे, वो खुद अपने एक सिपाही की मशीन गन में गोलियां भरने में उसकी हेल्प कर रहे थे। एक इतना बड़ा ऑफिसर आखिरी पल में भी एक साथी की तरह लड़ रहा था। ये होती है लीडरशिप। और ठीक उसी वक्त दुश्मन का एक मोटर शेल सीधा उनकी पोजीशन पर आकर गिरा और मेजर सोमनाथ शर्मा उसी पल शहीद हो गए। उन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे दी। तो अब हम सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या उनके इस बलिदान से, उनकी इस शहादत से कुछ बदला? डिड हिज सैक्रिफाइस चेंज एनीथिंग? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। जवाब है हाँ, बहुत कुछ बदला। उनकी शहादत ने उनके सिपाहियों को इतना मोटिवेट किया कि वो अगले 6 घंटे तक लड़ते रहे। इससे टाइम मिल गया रीइंफोर्समेंट्स के लिए। बच्चों, रीइंफोर्समेंट्स का मतलब होता है और हेल्प और फौज की टुकड़ियां जो लड़ने के लिए आती हैं। उनकी कंपनी ने दुश्मन के 300 से ज्यादा लोगों को मार गिराया। और इन सब का सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? श्रीनगर बच गया। उनके सैक्रिफाइस ने श्रीनगर को भारत के लिए बचा लिया। और बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मेजर शर्मा ने देश के लिए अपनी जान दी तो उनकी एज क्या थी? सिर्फ 24 साल। आपके बड़े भाई या दीदी की एज के आसपास।
इस उम्र में उन्होंने अपना आज और अपना कल सब कुछ देश के नाम कर दिया। इतनी हिम्मत, इतना जज्बा, आखिर कौन थे मेजर सोमनाथ शर्मा? कहाँ से आया उनमें इतना करेज? चलिए अब हम उनकी कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं द मेकिंग ऑफ ए सोल्जर। मेजर सोमनाथ का जन्म 1923 में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां देश सेवा खून में थी। उनके पापा, चाचा सब आर्मी में थे। उनके दादाजी उन्हें बचपन से महाभारत के वैलरस टेल सुनाते थे। वैलरस का मतलब होता है बच्चों, वीरता से भरी, बहादुरी से भरी, और इन्हीं कहानियों को सुनकर वो बड़े हुए। फिर उन्होंने शर्वर्ड कॉलेज और रॉयल मिलिट्री कॉलेज से ट्रेनिंग ली और 1942 में इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन गए। लेकिन ये मत सोचिए कि उन्होंने सिर्फ बदगाम में ही बहादुरी दिखाई। नहीं, उनका पूरा मिलिट्री करियर ही कमाल का था। वो कहते हैं ना, फॉर्ज्ड इन बैटल, यानी जंग की आग में तप कर बने थे वो। हम सब ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना है ना? तो मेजर शर्मा ने उसमें भी लड़ाई लड़ी थी और बर्मा में उन्होंने विद डिस्टिंक्शन सर्विस दी। इसका मतलब है उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि सबने उनकी तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्हें मेंशंस इन डिस्पैचेस भी मिला। ये एक बहुत ही स्पेशल मिलिट्री ऑनर होता है बच्चों। इसका मतलब है कि उनकी बहादुरी इतनी खास थी कि उसका जिक्र ऑफिशियल मिलिट्री रिपोर्ट्स में किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो पहले से ही एक हीरो थे। और अब हम उनकी कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, वो चीज जो उन्हें हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रखेगी, उनकी इमॉर्टल लेगेसी, एक ऐसी विरासत जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और उस लेगेसी का नाम है द फर्स्ट परमवीर चक्र। बच्चों, परमवीर चक्र, जिसे हम पीवीसी भी कहते हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। ये सिर्फ उन्हें मिलता है जो दुश्मन के सामने ऐसी बहादुरी दिखाते हैं जिसका कोई मुकाबला ना हो। ये वीरता का सबसे बड़ा सम्मान है। और आपको जानकर गर्व होगा कि मेजर सोमनाथ शर्मा ही वो पहले इंसान थे जिन्हें ये अजीम सम्मान मिला। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट। हाँ, ये अवार्ड उन्हें पॉस्ट्यूमसली दिया गया। बच्चों, पॉस्ट्यूमसली का मतलब होता है किसी के गुजर जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद। तो मेजर शर्मा की कहानी क्या है? ये अ बीकन ऑफ करेज है। जैसे अंधेरे में लाइट हाउस जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही उनकी कहानी हमें हिम्मत का रास्ता दिखाती है। उनकी लाइफ हमें ड्यूटी, ऑनर और पेट्रियोटिज्म यानी देश प्रेम सिखाती है। ये कहानी एक पॉइंटेंट रिमाइंडर है। यहाँ पॉइंटेंट वर्ड का मतलब है जो सीधा आपके दिल को छू ले, आपको इमोशनल कर दे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर आज हमारा तिरंगा श्रीनगर में शान से लहरा रहा है तो उसके पीछे मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीरों का बलिदान है। उनके उस एक दिन के करेज ने कश्मीर और इंडिया का इतिहास बदल दिया। तो बच्चों, आज हमने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी। मेजर सोमनाथ शर्मा एक इंस्पिरेशन है और एक सवाल भी है। और सवाल ये है कि क्या हम अपने देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए उनकी तरह डट कर खड़े हो सकते हैं? इसका जवाब आप सबको अपने अंदर सोचना है। वंदे मातरम, जय हिंद। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग और अच्छी लगी होगी, फुल ऑफ करेज लगी होगी, ब्रेवरी नजर आई होगी और पैट्रियोटिज्म की भावना आपके मन में जागी होगी इस चीज के प्रति। तो इसी के साथ अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।